नमस्कार, मैं खुशनुमा द न्यूज़ एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। कलाकार किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होता, वह अपनी कला से ही अपना परिचय कराता है। आज हम बात कर रहे हैं बरेली के एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी, हम बात कर रहे हैं दिवाकर आर्या जी की। दिवाकर आर्या जी कुछ समय पहले तक एक हिंदूवादी नेता भी रहे हैं और आज हम उन्हें एक चित्रकार के रूप में जानते हैं। तो आइए हम मिलाते हैं आपको दिवाकर आर्या जी से। बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर आर्या जी आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्कार। सर, सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन कौन है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, छोटा भाई है और हमारी श्रीमती जी हैं और 2 बच्चे हैं हमारे, एक बेटा और एक बेटी। सर, जैसा कि आपने बताया आपके बच्चे हैं, तो उनका भी कला के क्षेत्र में कुछ रुचि रही है उनकी? बच्चों का ये है कि माता या पिता का जो चरित्र होता है या जो स्वभाव होता है वो थोड़ा बच्चों में आ ही जाता है। तो हमारी जो बेटी है वो बहुत अच्छी चित्रकारी करती है, काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह वो बना लेती है अपनी 8 साल की उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा पेंटिंग वो कर लेती है। वैसा है, बच्चे मेरे जो है आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं। बेटी मेरी जो है 4th क्लास में है, बेटा 8th में है और मैं खुद भी जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है इस समय वर्तमान में कला अध्यापक हूँ। 2013 से मैं आर्मी स्कूल में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं बरेली के केंद्रीय विद्यालय IVRI और केंद्रीय विद्यालय इफ़को में अपनी जो है कला शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं मैं दे चुका हूँ और बरेली के अंदर अब तक मैंने कई एक पेंटिंग एग्जीबिशंस की हैं, मैंने वर्कशॉप वगैरह भी मैंने अभी तक की हैं और अभी हाल ही में हमारी अभी जल्दी में एक एग्जीबिशन अभी अलीगढ़ में होने जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रदर्शनी है और वो प्रदर्शनी हमारी 23 से 25 दिसंबर तक अलीगढ़ के वार्षिक महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी, जो केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है, जिसमें नेपाल से लेके हमारे रूस, मॉरिशस और साउथ कोरिया वगैरह और यहाँ के और भी कलाकार जो हैं बाहर के विदेशों के भी उसमें प्रतिभा कर रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि बरेली से मेरा नाम उसके लिए चयनित हुआ है और ऊपर आप लोगों की शुभकामनाएं और बरेली की शुभकामनाएं मेरे साथ अगर रहेंगी तो आगे और प्रगति की ओर हम अग्रसर होंगे, ऐसी आशा है मेरी। सर, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो कहाँ से और कब तक आपने जो शिक्षा है कहाँ तक ली है सर आपने? प्रारंभिक शिक्षा मेरी यूपी बोर्ड से हुई है। मैं यूपी बोर्ड का ही मैं विद्यार्थी रहा हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सुरेश शर्मा स्मारक विद्यापीठ मेरा प्रारंभिक स्कूल रहा है। प्री प्राइमरी मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मेरी SB इंटर कॉलेज अनाथालय के बराबर में जो सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा मेरी वहाँ से हुई है। उच्चतर शिक्षा मेरी रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है हमारा बरेली कॉलेज बरेली, ललित कला विभाग से मैंने MA किया है। IGT बॉम्बे आर्ट की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है और उसके साथ ही साथ मैंने कार्टूनिंग और एनिमेशन का भी मैंने कोर्स किया है और वर्तमान में इस समय मैं अपनी सेवाएं बरेली का हमारा जो लोकल न्यूज़पेपर है अमर उजाला में मैं एज ए कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं अमर उजाला को दे रहा हूँ। सर, जैसे कि आप एक चित्रकार हैं, सर हमारी जानकारी के अनुसार आप कुछ समय पहले तक शिवसेना में काफ़ी उच्च पदों पर रहे हैं। सर, अचानक से कला के क्षेत्र में रुचि आपकी कैसे रही है? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक जीवन की बात है तो मैं आपको बता दूं, राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यक्तित्व मुझे अपने घर की विरासत से मिला है। हमारे पिताजी परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश आर्य जी, मुझे बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मेरे पिताजी अयोध्या जन्मभूमि आंदोलन के अयोध्या कार सेवक रहे हैं। उमा भारती, कल्याण सिंह, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय विनय कटियार जी के साथ उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी पुरजोर भूमिका निभाई है और केवल भूमिका ही नहीं निभाई है बल्कि हमारे पिताजी 14 महीने उसी मंदिर आंदोलन में रासुका में टांडा जेल में जो है बंदी रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी के शासन में भी वो इमरजेंसी में भी काफ़ी टाइम बंद रहे। लोकतंत्र रक्षक सेनानी भी हैं हमारे पिताजी इस समय वर्तमान में और मुलायम सिंह की सरकार द्वारा उन्हें लोकतंत्र सेनानी का उन्हें दर्जा भी प्राप्त है। तो राजनीतिक जीवन तो मुझे मतलब विरासत में ही मिला पिताजी से। और उसके बाद जब हम बरेली कॉलेज पहुँचे तो छात्र राजनीति में भी हम सक्रिय रहे।
भारतीय विद्यार्थी सेना का मैं बरेली का जिला प्रमुख रहा 4 साल। बरेली कॉलेज में जब पहली बार छात्र संघ का चुनाव हुआ तो उसका चुनाव प्रभारी की कमान मुझे दी गई। पहली बार जब बरेली कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हुआ उसका चुनाव प्रभारी मैं ही था। मेरे ही नेतृत्व में बरेली कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा गया, जिसमें हमारी प्रत्याशी कुमारी गीतेश्वरी शर्मा थी उस समय, और छात्र संघ के चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर जो है अनुराग सिंह नीटू उस समय पहली बार अध्यक्ष बने थे बरेली कॉलेज के, ये उस समय की बात है। उसके बाद धीरे धीरे छात्र राजनीति से फिर मैं शिवसेना में आया और जिला महासचिव के पद से लेकर मंडल महासचिव के पद तक मैं कार्यरत रहा। सर, जैसे बरेली में शिवसेना जो हमारी है वो हिंदू अधिकारियों में ज़्यादा सक्रिय रहती थी, अब आजकल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके कुछ कारण रहे हैं, इसके पीछे कुछ ऐसा? नहीं, कारण देखिए कुछ नहीं है। रही बात सक्रियता की, तो कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं। शिवसेना जो है अपने स्तर पे जितना कर पा रही है बरेली स्तर पे धार्मिक कार्यक्रम वो अभी भी आयोजित कर रही है। शिवसेना की जो परंपरागत सावन के अंतिम सोमवार को सातनाथ जो परिक्रमा जिस तरह से उठती थी वो इस साल भी उठी है। कोविड के टाइम में 2 साल वो परिक्रमा बैन रही, नहीं उठ पाई, लेकिन इस साल वो प्रतिमा उसी अपने भव्य स्वरूप के साथ इस बार भी उठी थी। तो कार्यक्रमों में तो ऐसा कोई खैर परिवर्तन या बदलाव नहीं आया है। हाँ, हम बस ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति इस समय चल रही है उससे थोड़ा बहुत प्रभाव शिवसेना की छवि पे ज़रूर पड़ा है। जो माननीय उद्धव साहिब ठाकरे हमारे राष्ट्रीय प्रमुख हैं शिवसेना के, और वर्तमान के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनका जो आपसी विघटन है, विकराव है, उसका थोड़ा सा प्रभाव हाँ संगठन पे ज़रूर पड़ा है। सर, जो आपकी ये पेंटिंग है, हमने सुना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने किया है, इसे पुरस्कार से सम्मानित के लिए चुना गया है, तो कुछ इसके बारे में बताइए सर। ये जो पेंटिंग है ये मैंने आज़ादी के जो 75 वर्ष हमारे पूरे हुए हैं, जिसको माननीय भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया है, तो उस अमृत महोत्सव में अपनी कलात्मक आहुति देने का मैंने एक ये प्रयास किया है। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव को हमारे हिंदुस्तान ने अपने अपने तरीक़ों से और अपने अपने रंग में उसको मनाया। अब हम एक कलाकार हैं, तो हमने अपने एक कलाकार का कर्तव्य निभाते हुए, उसकी भूमिका निभाते हुए हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये पेंटिंग हमने बनाई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से ठीक एक दिन पहले ही ये पेंटिंग कंप्लीट हुई है, जिसका विषय है अमृत महोत्सव की वीर गाथा। तो इस वीर गाथा में हमने अपने आज़ादी के उन वीर महानायकों का चित्रण किया है जिन्होंने मतलब आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इसी के साथ ही साथ हमने इसमें आज़ादी के 75 वर्ष भी दिखाए हैं। इंडिया गेट भी दिखाया है, कुतुब मीनार दिखाई है, लाल किले की प्राचीर दिखाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला दिखाया है, और साथ ही साथ हमने इसमें अपना आने वाला फ्यूचर भविष्य भी इसमें हमने दिखाया है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं, तो उसको भी हमने इसमें शो किया है, हाथ में तिरंगा लिए हुए। सर, बहुत सुंदर बनाई है आपने। इसमें सर कौन से रंगों का प्रयोग किया है आपने? एक मीडियम आता है एक्रेलिक कलर, ये कैनवास के ऊपर एक्रेलिक कलर से बनाई गई है। एक्रेलिक कलर की ये विशेषता होती है, ये सूखता बहुत जल्दी है। सर, आपको कितना समय लगा इसको पूरा तैयार करने में? आपने ये जो 1 सप्ताह लग गया इसको बनाने में। 1 सप्ताह लग गया पूरा? 1 सप्ताह। सर, और कुछ पेंटिंग दिखाइए जो आपकी दिल से आपने बनाई हो, कि एक कुछ टॉपिक पे या कुछ ऐसा। कोविड के समय में जिस समय लॉकडाउन हुआ, सारी जनता घरों में बंद थी, सारी जनता घरों में कैद थी, कोरोना की महामारी विकराल रूप उस समय धारण करे हुए थी, और वो जो उस समय था, उस समय का वो इतना तनावपूर्ण समय था कि आदमी उस समय अंदर से डरा हुआ था। उस टाइम में हमने घर में बंद रह के हमारे दिमाग में ये आया कि हम अपनी तुलिका और अपनी पेंटिंग के माध्यम से क्यों ना हम लोगों को जागरूक करें, क्यों ना हम लोगों को अवेयर करें। तो हमने उस समय लॉकडाउन में हम अगर कहीं जा नहीं सकते थे, तो हमने सोशल प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कुछ पेंटिंग्स उस समय लॉकडाउन के टाइम में तैयार की, और लोगों को हमने उसके लिए जागरूक किया। ये देखिए, ये उसी समय की पेंटिंग हमारी बनाई हुई है। इस पेंटिंग का विषय है सशक्त भारत लॉकडाउन। ठीक है, ये पूरा भारत देखिए एकजुट होकर खड़ा हुआ है तिरंगे के रूप में। ठीक है, वाइट कलर हमारा डॉक्टर्स का रंग है, वाइट कलर हमारा डॉक्टर्स का रंग है, हरा रंग हमारा हरियाली और प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक है, और केसरिया रंग हमारा
त्याग का प्रतीक है। और उसी के साथ ही साथ इसमें देखिए हमने ये मास्क पहने हुए लोग दिखाए हैं कि हम मास्क पहने घर में रहें और ताले में रहें, ठीक है। और इधर उधर ये देखिए सारा कोरोना का पूरा कोविड का सब ये फैला हुआ है। ये उस समय की पेंटिंग है, पहली पेंटिंग उस समय की ये है हमारी। सर बहुत सुंदर बनाई है आपने, बहुत सुंदर है। इसके बाद जब लोगों का जब पलायन होने लगा, जी जब लोग डर डर के इधर उधर जब भागने लगे, ठीक है, अपने घरों की जब वापसी करने लगे, उसके बाद हमने ये कोलाज में एक पेंटिंग हमने ये बनाई, ये कोलाज में बनाई है हमने, ठीक है। इसमें अखबारों की हमने कटिंग्स लगाई हैं और इस पेंटिंग को हमने नाम दिया है पलायन। ये देखिए ताला लगा हुआ है और उस समय जो हेडिंग्स आ रहे थे ना अखबारों में, वो सारे हेडिंग्स जो है हमने यहाँ पे शो करें हैं, आप सब हमने इसमें शो करें हैं। ये देखिए रोटियाँ पड़ी हुई हैं, इन रोटियों को पाने के लिए लोग जो है पटरियों पे उस समय दौड़े जा रहे थे, है ना। ये देखिए ये कोविड फैला हुआ है सब, ऐसा था सर, उस समय ऐसा था कि ये देखिए ये सब रोटियां फैली हुई हैं, लोग अपने बच्चों को कंधे पे लेके सामान समेटे हुए अपने पटरी पे उस समय चले जा रहे हैं। ना जाने कितने लोग तो इसमें पटरी पे कट के मर गए, जी बिल्कुल, है ना। तो ये पेंटिंग हमारी उस समय की है। उसके बाद कोरोना वॉरियर्स की हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो कोरोना वॉरियर्स में हमने ये पेंटिंग एक हमने तैयार करी है। इसमें देखिए हमारे पुलिसकर्मी जो रातों रात ड्यूटी पर लगे रहे और पहरा दिया, हमारे डॉक्टर्स जो अस्पतालों में अपनी ड्यूटी करते रहे, हमारे स्वच्छता कर्मी, साफ़ सफाई वाले जो सब जगह साफ़ सफाई करके कोविड के टाइम में भी ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ये लोग सब लगे रहे। और उसके ऊपर हमारे ये राष्ट्र के दो महानायक, ये भी हमारे कोरोना वॉरियर से कम नहीं थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी प्रेरणा से हमने उस समय कोविड का वो संघर्षपूर्ण समय हमने एकजुट होकर हमने बिताया और काफ़ी हद तक हमने कोरोना पे अपनी विजय भी हासिल की। उसके बाद फिर ये भी एक पेंटिंग उसी समय की है, ऑक्सीजन की जिस समय किल्लत पड़ी थी, लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए और वैक्सीन भी लोगों को नहीं मिल पा रही थी उस समय। आपको ध्यान होगा जब वैक्सीन उस समय सुबह शुरू में आई थी तो सबको नहीं मिल पा रही थी और ना ही ऑक्सीजन मिल पा रही थी। तो ये दोनों चीज़ें उस समय भगवान हो गई थी। ये देखिए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, अब भगवान ही हो गया हॉस्पिटल का सामान। सर आपने ये जो आपकी पेंटिंग्स हैं ये आपने सब सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई थी? पेंटिंग्स नहीं है, ये मैम कार्टून में आता है। सॉरी, हाँ ये कार्टून्स में आता है। हाँ मैं चित्रकार के साथ साथ कार्टूनिस्ट भी हूँ। हाँ तो ये हमारी जो है ये कार्टून वाली हमारी कृति है जो कि हास्य व्यंग्य कहलाती है। हाँ हास्य व्यंग्य में देखिए लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, वैक्सीन का भी हाथ जोड़े हुए हैं और सिलेंडर का भी हाथ जोड़े हुए हैं और दोनों चीज़ों को भगवान मान लिया गया है ना। और उस समय स्थिति ऐसी थी। हाँ उसके बाद एक पेंटिंग हमने ये पर्यावरण दिवस पे बनाई थी, उसी के तुरंत बाद जो है पर्यावरण दिवस आया था तो हमने ये देखिए ये पर्यावरण दिवस पे ये पेंटिंग हमने बनाई। इसमें देखिए इसमें भी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने इसमें चित्रण किया है, ठीक है। और ये हमने बीच में हरा हरा जो बनाया है ग्रीन कलर से, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, प्रकृति जो प्रकृति के हरियाली है उसको हमने ये ग्रीन कलर से दिखाया है। और हमने इसमें ये प्रेरित किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, पेड़ लगाएं, जिससे कि आने वाले समय में फिर कभी ऑक्सीजन की समस्या ना हो। इसमें ये मैसेज हमने देने का प्रयास किया है। जी सर बहुत सुंदर हैं आपकी सर, ये जितनी भी आपकी पेंटिंग हैं बहुत सुंदर हैं सर। इसमें इन सभी में आप एक ही कलर का यूज़ करते हैं या अलग अलग पेंटिंग के लिए अलग अलग? इसमें मिक्स मीडियम यूज़ करता हूँ मैं। हाँ मतलब क्रेयॉन्स प्लस वाटर कलर, पेस्टल प्लस वाटर कलर। अब होता क्या है ना, हम लोग चित्रकार लोग क्या करते हैं समय समय पे अलग अलग तकनीक्स का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और कला जो है वो एक्सपेरिमेंट से ही पैदा होती है ना। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नया क्रिएटिविटी निकल के नहीं आएगी। तो हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स करके देखते रहते हैं कि नए नए टेक्सचर्स बनाते रहते हैं, नए नए इफ़ेक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, नया नया कुछ ऐसा क्रिएशंस लाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे, है ना। तो इस तरह का हमारा जो है एक्सपीरियंस हमारा चलता रहता है। एक ऐसा ही देखिए एक्सपेरिमेंट मैंने इसमें किया है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पेंटिंग है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और ये पेंटिंग जो है उस समय बनाई गई है जिस समय ये शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, जब दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे। तो शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले की ये पेंटिंग है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में भगवा लहर रहा है।
उत्तर प्रदेश में भगवा, और पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या का रामलला मंदिर भी पीछे दिख रहा है। ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ये समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि दोनों रही हैं, बाबा काशी विश्वनाथ और अयोध्या का मंदिर। और इधर ये देखिए प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए योगी आदित्यनाथ। हाँ, ठीक है, सारी पेंटिंग सर आपकी बहुत सुंदर उनका मतलब वर्चस्व और उनका जो तेज है वो इसमें दिख रहा है पेंटिंग में, है ना। और कहीं ना कहीं हमारी हिंदूवादी छवि भी इसमें दिख रही है पेंटिंग के साथ साथ जो प्रश्न भी आपने किया, सर बहुत सुंदर। वो छवि कहीं नहीं जा पाएगी। जी बिल्कुल। हाँ, सर जैसे कि आप चित्रकार हैं तो आप अपनी कला को भविष्य में किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? कला को मैं इस पटल तक मेरा ले जाने का प्रयास है। विद्यालय में भी मेरा ये प्रयास रहता है, जो बच्चे मेरे वहाँ के विद्यार्थी हैं, मेरा ये प्रयास रहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कला के प्रति जागरूक हों, अवेयर हों, उनकी रुचि उसमें बढ़े। और जो कला और हुनर मेरे अंदर है तो मैं अपने अंदर का हुनर उन बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको दे पाऊँ। और मेरा विद्यालय में ये प्रयास रहता है कि जो बच्चे हमारा अच्छा वर्क करने वाले हैं, कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो जिनके अंदर वास्तव में कला का हुनर है, तो उन प्रतिभाओं को मैं धीरे धीरे जो है निकाल के ला रहा हूँ, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और कुछ उन बच्चों को मैं इस प्रकार से तैयार कर रहा हूँ कि वो बच्चे हमारे यहाँ से निकल के राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित होने वाली बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करें। और बरेली का ही नहीं, हमारे विद्यालय का भी और अपने अभिभावकों का भी वो नाम रोशन करें। और कुछ धनराशि उन बच्चों को सहयोग स्वरूप मिल पाए, जिससे कि वो उस धनराशि से अपनी कला को और ज़्यादा इन्वेस्ट करके निखार सकें। और इसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी मैम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल हम अपना एक कैंप लगाते हैं बच्चों के लिए। गर्मियों की छुट्टियों में हम कैंप लगाते हैं, जब बच्चे मई जून की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें भी हमारा यही प्रयास रहता है और बहुत अच्छी हमारी स्ट्रेंथ रहती है उस कैंप की। दिवाकर आर्ट सेंटर के नाम से मेरा स्कूल है आर्ट्स का, उसमें मैं बच्चों को प्रशिक्षण देता हूँ, बच्चों के कैंप्स आयोजित करता हूँ। हमारा करीब 15 दिन का वो कैंप चलता है। उस कैंप में हम बच्चों को स्केचिंग से लेके, ड्राइंग से लेके, कलरिंग से लेके और यहाँ तक कि जो वेस्ट मटेरियल की जो मतलब जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाना। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करिए अभी हमने एक ये बना रखा है, देखिए आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट से हमने ये बनाया हुआ है। ये एक खाली पड़ा हुआ एक रोल है, ये रोल अभी हमने जो है कैंप में बच्चों को बनवाया था। ठीक है, तो इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें हम बच्चों को बनवाते हैं कि घर का बेकार, हाँ, कि बच्चे जो है सस्ते साधनों में, कम साधनों में बेहतर कर पाएँ, है ना। बहुत से बच्चे निर्धन भी होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं है लगाने को, लेकिन कलाकारी वो करना चाह रहे हैं। तो हम उनको ऐसी चीज़ों से हम चीज़ें बनाना सिखाते हैं जो कम खर्चे में और सुंदर बन पाए। हाँ, तो इस तरह का हमारा थोड़ा सा प्रयास रहता है कि हम उन बच्चों को भी निकाल के लाएं जिनके पास साधन नहीं है। हर बच्चा घर से संपन्न नहीं होता है, हर बच्चा महंगे कलर नहीं खरीद सकता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ऐसे बच्चों को निकाल के उनकी प्रतिभाओं का विकास करें। सर अभी वर्तमान में आप कहीं शिक्षक रहे हैं, कुछ आपकी एक ललित कला एकेडमी है जो चलती है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए वर्तमान में तो मैं अभी आर्मी स्कूल में मैं कला शिक्षक हूँ। मैंने आपको बताया सन 2013 से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। रही बात एक कला एकेडमी की, तो दिवाकर आर्ट सेंटर के नाम से मेरा जो है कला का प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है। इसकी स्थापना मैंने सन 2004 में की थी। उस समय मात्र 5 बच्चे हमारे इस विद्यालय में जुड़े थे। जिस समय मैंने इस स्कूल की शुरुआत की थी तो केवल मात्र 5 विद्यार्थी थे। और आज के टाइम में 2005 से लेके और अब तक इन 17-18 सालों में अब तक कम से कम कुछ नहीं तो 350 से 400 बच्चा हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके निकल चुका है। और हमारे यहाँ के सिखाए हुए कई बच्चे इस समय विद्यालयों में कई जगह शिक्षक के पद पे कार्यरत भी हैं। सर जैसे कि आप चित्रकार हैं तो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और भी बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो सर आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा? जाहिर सी बात है सर, यहाँ तक पहुँचे हैं आप तो बहुत सारी परिस्थितियाँ आई होंगी आपके सामने, तो आप कुछ बताना चाहेंगे सर उन परिस्थितियों के बारे में? बिल्कुल बताना चाहूँगा। अब जब आपने जो है परेशानियों का और दिक्कतों का जब आपने जिक्र किया है तो मैं एक वाक़या आपको थोड़ा सुनाना चाहूँगा। और ये वो वाक़या है
जहाँ से हमारी नेशनल अवार्ड की और राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये शुरुआत हुई मेरी विद्यार्थी जीवन से सन 2005 में, जिस समय मैं एमए चित्रकला का विद्यार्थी था। और प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पे जब मुझे ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल, जो कि पूरे भारत में सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से मेरे नाम का चयन किया गया था उस यूथ फेस्टिवल में जाने के लिए। ये उस समय का मौका आपको बता रहा हूँ। और फर्स्ट चांस था ये मेरी लाइफ का कि जब मुझे किसी राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म पे प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा था। और रही बात परेशानी की, तो मैं परेशानी आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्या आई उस समय। परेशानी उस समय ये आई, उस समय हमारे वाइस चांसलर थे हमारे ज़ाहिर हुसैन जैदी जी, यहाँ पर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर थे। वो उस समय चांस की बात आउट ऑफ स्टेशन थे बाहर। और रीना गुप्ता जी उस समय लॉ विभाग की जो रीडर थी, वो इसकी संयोजका थी यहाँ पर बरेली में। तो जब हमने उनसे कहा कि मैडम हम इसमें प्रतिभा करना चाहते हैं और हम इसमें जो है जाना चाहते हैं इस तरह से, तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो है किसी भी तरह का हमें सपोर्ट करने को उस समय मना कर दिया कि भाई हम आपको अपने लेवल पे अभी यहाँ से परमिशन नहीं दे सकते हैं, हम नहीं भेज सकते हैं, इसके लिए आप अपने कॉलेज स्तर पे प्रयास कीजिए। तो उस समय मेरा साथ दिया मेरे फादर ने, माननीय श्री ओम प्रकाश आर्य जी जो हैं, वो आगे बढ़ के आए और उन्होंने ये कहा कि बेटा ये चांस तुम्हें लाइफ में मिला है और इस अचीवमेंट को और इस चांस को हम खोने नहीं देंगे। उन्होंने जाके उस समय जो कार्यवाहक प्राचार्य थे उस समय बरेली कॉलेज के, हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे वो श्री डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज जी, उनसे संपर्क किया, उनसे एक पर्सनली लेटर बनवाया हमारे लिए कि ये हमारे विद्यालय का विद्यार्थी है और ये इस तरह से यूथ फेस्टिवल में प्रतिभा करना चाहता है। तो हमारे फादर ने वो लेटर बनवाया और विद्यालय का भी कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं गया, यूनिवर्सिटी का भी कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं गया। मेरे फादर अपने व्यक्तिगत खर्चे पे मुझे लेके BHU गए, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और वहाँ ले जाके उन्होंने मुझे इस फेस्टिवल में प्रतिभाग कराया। पूरी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एक अकेला मैं छात्र था अपनी यूनिवर्सिटी को वहाँ पर लीड करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला। ये मेरे लिए उस समय बहुत बड़े गौरव का विषय था। हाँ, अब आप सोच लीजिए कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है और उसमें कितने कॉलेज आते हैं, और उन सबको प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य उस समय मुझे मिल रहा था। और ये मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद था कि वो मुझे लेकर वहाँ पे गए और उन्होंने मुझे वहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया। और लाइफ का मेरा पहला अचीवमेंट अवार्ड जो मुझे राष्ट्रीय स्तर का मिला वो BHU से ही मिला। तो ये मेरी जो लाइफ की मेरी सबसे बड़ी एक परेशानी और दिक्कत थी, वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा वही था, लेकिन साथ मेरा जो है मेरे फादर ने मुझे दिया। आप देख रहे थे मेरे साथ दिवाकर आर्या जी को, जिन्होंने अपनी कला से अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है कला के प्रति। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए द न्यूज़ एम्पायर। धन्यवाद।